हे बच्चा लोग, वेलकम बैक टू एडुग्रून क्लास 10th। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो देखो यार, क्लास 10th बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का यूनिट 5 दैट इज जनरल इंश्योरेंस हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 में हमने फायर इंश्योरेंस के लेकर सारी चीजें पढ़ा और साथ ही साथ हमने प्रोसीजर ऑफ टेकिंग फायर इंश्योरेंस भी पढ़ा और कुछ जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी हमने चीजें पढ़ा था। नाउ पार्ट 2 में हम पूरे के पूरे चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे, जिसके अंडर हमारा मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, बर्गलरी एंड थेफ्ट इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती है। पार्ट 2 में हम ये सारी की सारी चीजें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और जनरली आप लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट को लेकर। मैंने एक दो वीडियो ऐसे ही ट्रायल बेस पे डाला और आप लोग की इतने ज्यादा कमेंट आने लगे, सर नेक्स्ट वीडियो कि मेरे को बनाना ही पड़ा। यूनिट 5 बनाने का मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बट आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिला, आप लोग के कमेंट्स मुझे इतने ज्यादा मिले कि फाइनली मैं अपने किसी तरीके से टाइम कहीं ना कहीं से निकाल कर आपको ये यूनिट प्रोवाइड कर ही रहा हूं, ठीक है। तो यार एक लाइक तो बनता है। ओके तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इंश्योरेंस देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस पढ़ा था, टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस पढ़ा था, उसमें सबसे पहले फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस पढ़ा था, प्रॉक्सिमिटी क्लॉसेस पढ़े थे हमने, स्कोप ऑफ फायर इंश्योरेंस में सारी चीजें, टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज देखा था हमने, ठीक है। प्रोसीजर फॉर टेकिंग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ये भी हमने देखा था, ठीक है। नाउ इस वीडियो में हम मरीन इंश्योरेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे यार पार्ट 2 में पूरी चैप्टर को खत्म कर दिया जाए, है ना। चलो तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है भाई, आप लोगों को पता है कि हमारी जो कंट्री है ना, हमारी जो इंडिया है ना, कुछ खास तो नहीं बना पाए हमारे इंडिया पे। ये एक तरीके का ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है। शिप के थ्रू हम लोग अपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री या वन प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने का सबसे पुराना ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है शिप को, ठीक है। उसके बाद फिर रोड आया, फिर एयर आया, ये सब बाद में आया। सबसे पुराना हमारा ये शिप ही है। क्यों भैया, ब्रिटिश आए थे बोट ले लेकर, हमारे सोने की चिड़िया या इंडिया को लूट के लेके चले गए, है ना। काश 2 4 10 15 उनके शिप्स डूब गए होते पानी में तो कितना मजा आ गया होता, क्या पता डूब भी गए होंगे। तो यार बहुत पुराना ये है, ठीक है। तो ट्रेड बाय सी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड दैट कंट्रीज हैव फॉलोड। ट्रांजिट ऑफ गुड बाय सी हैज वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद इट। और जब ऐसा होता है तो सबसे पुराना तरीका है अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का, और सबसे चीपेस्ट भी माना जाता है इसको, ठीक है। बट इस दौरान बहुत सारे खतरे आपको देखने को मिलेंगे, खतरा, बहुत सारी डेंजरस चीजें, बहुत सारे रिस्क एसोसिएट होते हैं शिप के साथ। अगर आपका सामान इस कंट्री से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज रहे हो तो क्या क्या हो सकता है। तो आपकी शिप लूज हो सकती है, गुम हो सकती है, डूब हो सकती है, पहला तो प्रॉब्लम ये आ सकता है। दूसरा कुछ सी पायरेसी हो सकती है, लाइक आपने देखा है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन सीज, डाकू आए आपके शिप को घेरा और सारे सामान लूट के लेके चले गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। डैमेज हो सकता है आपके गुड्स वगैरह एक लोडिंग और अनलोडिंग के केस में, ठीक है। और डिले भी हो सकता है आपके सामान, जिससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है उन बंदों को जिनको अपना सामान टाइम पे भेजना होता है। तो ये कुछ रिस्क हैं। अगर तूफान आ गया तो हो सकता है कि 3 4 दिन डिले हो जाए आपका सामान, शिप आगे बढ़ ही नहीं पा रही है ना। तो ये सारे घटनाएं, ये सारे रिस्क एसोसिएट होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ शिप्स, ठीक है। अब इसीलिए जो शिप्स वगैरह होते हैं वो जिनका शिप चल रहा है, फॉर एग्जांपल मैं एक बंदा हूं और मैंने एक शिप रखा है और आपके सामान को मैं ट्रांसपोर्ट करता हूं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेरा शिप है। तो भाई जब मैं अपने शिप को लेकर जा रहा हूं अपने इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, इस बीच में मेरे शिप के साथ काफी सारे रिस्क एसोसिएट हो सकते हैं। कैसे? हमारी शिप डूब सकता है, ठीक है, चोरी हो सकता है, हम कंटेनर्स जो दूसरों का सामान लेके जा सकते हैं वो सामान डैमेज हो सकता है, वो गिर सकता है तूफान की वजह से। काफी सारी ऐसी घटनाएं घट सकती है जिसकी, और मैं एज ए कंपनी, एज ए शिप ऑनर इतना ज्यादा एफोर्ड कैसे कर पाऊंगा, है ना। जैसे कार इंश्योरेंस, मेरी कार है, कार इंश्योरेंस हम करा रखे, कार ठुकती है या कहीं कुछ होता है तो इंश्योरेंस कंपनी वाले हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं,
ठीक है, अंडर द टर्म्स पीरियड। उसी तरीके से जो शिप के जो ऑनर्स होते हैं वो भी अपने शिप के अलग अलग इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो आप अपने शिप के 4 तरीके का इंश्योरेंस करा सकते हो, जिसमें हमारा सबसे पहले देखो टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला है हुल इंश्योरेंस। ठीक है, देखो ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप पैराग्राफ पढ़ के समझ सकते हो अगर समझ में आ रहा है तो। अदरवाइज मैं बहुत ही प्यारा सा हिंदी लैंग्वेज में आपको चीजें एक बार में समझा रहा हूं। आपका इसके बाद काम होता है कि आप मेरे जो मैंने समझाया उसको किस तरीके से एग्जाम में इंग्लिश में लिख पाओ। ठीक है, तो हुल इंश्योरेंस के अंदर क्या होता है, जो शिप ऑनर होता है अपने शिप का जब वो हुल इंश्योरेंस कराता है तो हुल इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। हुल इंश्योरेंस के अंदर शिप का जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक शिप का शेप जो स्ट्रक्चर है, शिप के अंदर रखा हुआ जो डीजल वगैरह जो रखने केन्स वेसल्स रखे हुए, शिप के ऊपर जो थोड़े बहुत खुद के कंटेनर्स रखे हुए हैं, ठीक है, टूल्स रखे हुए हैं, ये सारे के सारे जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं शिप का। शिप के ऊपर जो एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं, जो चलाने वाला जो शिप है वो काम कर रहा है, तो ये सारे के सारे इन सबका इंश्योरेंस आता है हुल इंश्योरेंस के अंदर। ठीक है, तो अगर खाली शिप लेकर मैं जा रहा हूं फिर भी मैंने उस शिप का हुल इंश्योरेंस करा रखा, क्यों? क्योंकि खाली शिप नहीं जाता है यार, शिप के अंदर और भी काफी सारी चीजें होती हैं, दूसरों की नहीं, खुद के शिप के ऑनर की। क्या अब भाई शिप के ऊपर हम डीजल्स के पेट्रोल के काफी सारे कैन लेके जाते हैं कि भाई रास्ते में अगर डीजल खत्म हो जाता है तो वहां पे थोड़ी ना भैया पेट्रोल पंप भरवा लो, है ना। तो एक्स्ट्रा शिप्स के कंटेनर्स भी होते हैं, हमारे खुद के सामान वगैरह होते हैं, हमारे कर्मचारी जो होते हैं एम्प्लॉयज वो रहते हैं, उनके सामान होते हैं, फर्नीचर्स होता है ना, ये सारा शिप पे खुद का सामान होता है। इन खुद के जो चीजों का इंश्योरेंस होता है वो हुल इंश्योरेंस के अंडर में आता है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इक्विपमेंट्स ऑफ शिप इज आर इन अंडर होल इंश्योरेंस। आई होप होल इंश्योरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये ऑनर्स कराते हैं। ठीक है, दूसरा है कार्गो इंश्योरेंस। जो ऑनर्स है शिप के जो ऑनर्स हैं, शिप के जो ऑनर्स हैं वो कार्गो इंश्योरेंस भी करा के रखते हैं। क्यों भाई? जब वो अपने कार्गोस को जब दूसरे आदमियों का सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, इस दौरान अगर कुछ घटनाएं घटती है तो वो ऑनर इतना सामान, इतना ज्यादा करोड़ों का सामान लेकर जाता है, भाई कहां से वो कंपनसेशन दे पाएगा? जितने की शिप नहीं उससे ज्यादा तो सामान लेकर जा रहा है, कहां से उतना पैसा वो जो जिनके सामान है उनको दे पाएगा? इसलिए शिप ऑनर अपने कार्गो जितने भी उसके ऊपर कंटेनर्स होते हैं, जितने भी कंटेनर्स होते हैं, उन कंटेनर्स का इंश्योरेंस करा के रखता है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने में ऐसी कुछ घटनाएं घटती हैं, अगर कार्गो में कुछ डैमेज आ जाता है या फिर कार्गो गुम हो जाता है, अपने सही डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाता है, तो इसका लॉस कौन फेस करेगा? वो शिप वाला, बिल्कुल नहीं। अगर इंश्योरेंस करा रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेशन किसको देगी? कार्गो ऑनर को देगी। और वो ऑनर क्या करेगा? जो भी गुड्स जिनके भी थे, उनका जो नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दिस आर इन अंडर कार्गो इंश्योरेंस। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने एक बार में आपको समझा दिया। ठीक है, चलो थर्ड जो आता है वो आता है फ्लाइट इंश्योरेंस। फ्लाइट इंश्योरेंस क्या होता है? ये भी ऑनर्स अपने शिप्स का करा के रखते हैं, अपने ऑनर्स जो अपने शिप्स का करा के रखते हैं। फ्लाइट इंश्योरेंस क्या होता है कि जब आपका गुड्स, मान लो ये आपका शिप है, आपने यहां पे सामान लोड किया ए पे और ये अपना शिप लेके बी पे जा रहे हो, है ना, आप अपना शिप लेकर बी पॉइंट पे जा रहे हो। इस दौरान अगर आपके शिप के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं या आपकी शिप इस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाती है, बीच में तूफान की वजह से, चोरी की वजह से कुछ ऐसा हो जाता है, इस केस में जो गुड्स वगैरह आपके शिप्स पे रखे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? ऑनर करेगा। ऑनर तो बेचारा गुम हो गया, चोरी हो गया, ठुकाई हो गई ऑनर की बीच रास्ते में, कौन करेगा? तो इसकी भरपाई हम फ्लाइट इंश्योरेंस अगर ले रखे हैं तो हमारे इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को कंपनसेशन देगी। अब फ्लाइट इंश्योरेंस का एक बड़ा अच्छा रूल है कि अंडर द मरीन लॉ द फ्लाइट इज पेड ओनली इफ द कार्गो रीचेस सेफली एट द डेस्टिनेशन पोर्ट, है ना। फ्लाइट इंश्योरेंस जब हम कराते हैं तो हम इंश्योरेंस कंपनी को पैसा तभी देंगे जब हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तभी हम उसका इंश्योरेंस का पैसा देंगे, रेंट हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अगर बीच गुम हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। यही था हमारा फ्लाइट इंश्योरेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ यहां पे बताया है कि मान लो एक ऑनर ऑफ गुड इज बाउंडेड टू पे फ्लाइटेज, फ्लाइट इंश्योरेंस करा रखा है अंडर द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन द गुड आर सेफली डिलीवर्ड एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। जब उसका गुड जहां डेस्टिनेशन है वहां पे अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा,
नाउ इफ द शिप इज लॉस्ट ऑन द वे और कार्गो इज डैमेज और स्टॉलन, द शिपिंग कंपनी लूजेस द फ्राइट, जो रेंट है वो शिपिंग कंपनी लूज कर जाएगी, एंड फ्राइट इंश्योरेंस इज टेकन टू गार्ड अगेंस्ट सच रिस्क। ठीक है, होता कैसे है, थोड़ा सा इसको मैं आपको ग्राफ के हिसाब से थोड़ी सी और डिटेलिंग में आपको प्रोवाइड करता हूं। देखो, इंश्योरेंस कंपनी है ना, शिपिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और कार्गो कंपनी, मतलब आपके शिप कंपनी, इस तीनों अलग अलग है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, आप इंडिया में हो, आपको ऑस्ट्रेलिया कुछ सामान भेजना है और वो ऑस्ट्रेलिया वही शिप के थ्रू, तो आपने एक कंपनी के साथ, मान लो ये XYZ शिपिंग कंपनी है, ये XYZ एक शिपिंग कंपनी है, इस कंपनी को आपने क्या किया, अपने गुड्स को दिया, भैया ऑस्ट्रेलिया भेजो। तो ये शिपिंग कंपनी क्या करेगा, ये शिपिंग कंपनी दो तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपना सामान भेज सकता है ना, क्योंकि पहला है फ्लाइट के थ्रू, दूसरा है शिप के थ्रू भेज सकता है। तो अब ये है शिप। अब जो शिप है वो शिप इस शिपिंग कंपनी की नहीं है, ये शिप किसी और कंपनी की है, ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की ये कंपनी की है ना, एबीसी प्राइवेट कंपनी की है। तो अगर ये शिप वाला फ्राइट इंश्योरेंस ले रखा है और ये सामान इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा, इस केस में अगर शिप को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, सामान वगैरह गुम नहीं होता, इस केस में फ्राइट इंश्योरेंस तो बच गया। अदरवाइज अगर ये शिपिंग कंपनी या ये हमारी शिप वाली अगर फ्राइट इंश्योरेंस करा रखें और सामान अगर रास्ते में गुम होकर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता है, इस केस में जो इंश्योरेंस कंपनी है, शिपिंग कंपनी नहीं, जो इंश्योरेंस कंपनी, वो क्या करेगी, इसको या शिपिंग कंपनी को कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस, ये लास्ट है। लायबिलिटी इंश्योरेंस के को पैराग्राफ लिखा है, इसको पढ़ने बैठोगे हो सकता है आपको समझ में ना आए, बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं। मान लो ये एक पार्टी है, ये है एक शिप है, शिप ए है ना, और ये है शिप बी। ठीक है, तो आप शिप ए ने लायबिलिटी इंश्योरेंस करा रखा है किसी थर्ड पार्टी कंपनी से, किसी कंपनी से, है ना, लायबिलिटी इंश्योरेंस करा रखा है। किससे करा रखा है? एक कंपनी से, XYZ इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा है। तो ठीक है, ये XYZ ये फर्स्ट पार्टी हो गया। कौन करा रखा है? शिप ए करा रखा है, तो ये हो गया सेकेंड पार्टी, और शिप बी हो जाएगा थर्ड पार्टी। अब शिप बी को मैं थर्ड पार्टी इसलिए कह रहा हूं, अब मान लो यहां पे शिप सी एक और शिप है ना, ये भी हमारा थर्ड पार्टी में आ सकता है। कैसे? कि मान लो ये जो शिप है अपना सामान लेके मस्त जा रहा है और इसी बीच में शिप बी से क्या होता है, टकरा जाता है, शिप बी से टकरा जाता है ना, स्ट्राइक होने से, कोलिजन होने से, कॉज्ड बाय कोलिजन, है ना। तो इस केस में अगर शिप ए ने अगर लायबिलिटी इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर शिप बी को अगर नुकसान होता है, थर्ड पार्टी को अगर इस कोलिजन से थर्ड पार्टी को अगर नुकसान होता है, तो ये जो फर्स्ट पार्टी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इसको भी कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी और सेकेंड पार्टी को तो कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी नुकसान का। यही है हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस। पढ़ लो, इन दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस द इंश्योरर अंडरटेक्स टू आइडेंटिफाई अगेंस्ट द लॉस विच इंश्योर्ड में सफर्स ऑन अकाउंट ऑफ लायबिलिटी टू अ थर्ड पार्टी कॉज्ड बाय कोलिजन ऑफ शिप एंड अदर सिमिलर हैजार्ड्स। कोलिजन हो जाता है, उससे रिलेटेड कुछ ठुक्के ऐसे या किसी वजह से ऐसा कुछ दोनों शिप्स के साथ होता है, तो वो शिप्स थर्ड पार्टी में आ जाएगी और उसको भी कंपनसेशन मिलेगा। और मान लो अब इस बार फिर से वो शिप जा रही है, इस बार सी से टकरा गई, तो इस केस में इस बार थर्ड पार्टी सी हो जाएगा, क्योंकि भाई इसको ठोका है, तो इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, ए और सी के बीच में, तो कंपनसेशन इस बार ए और किसको, सी को जाएगा। यही है हमारा लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में हम जरा बात करते हैं। ये मैरीन इंश्योरेंस का पार्ट बी है। ठीक है, ओके, इंश्योरेबल इंटरेस्ट को कैसे समझते हैं? ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके इंश्योरेंस कंपनी के साथ, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेबल इंटरेस्ट को इस तरह समझो कि यार फॉर एग्जाम्पल किसी के ना रहने पे या किसी के अचानक चले जाने पे आपको जो नुकसान सहना पड़ेगा, है ना, आपको जो नुकसान सहना पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई
है ना, उस नुकसान की भरपाई करना, वही हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप मतलब आप उस चीज के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। एग्जांपल शिप को लेके चलते हैं। मान लो मैं एक शिप का ओनर हूं और मेरा शिप को अगर कुछ नुकसान होता है तो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ेगा? मुझ पे पड़ेगा ना भाई, मेरा धंधा चौपट हो गया। तो मैं क्या हूं? उस शिप के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट हूं। तो कंपनी शिप के साथ साथ मुझे भी इंश्योरेबल जो इंटरेस्ट है वो मुझे भी प्रोवाइड करेगी, है ना। और उसी तरीके से, है ना, इसी तरीके से और भी काफी तरीके का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है जो हम लोग इस वीडियो में यहां पे अभी देखने वाले हैं। ओके, कार्गो के केस में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है, मेरी शिप है। चलो मैं अपना एग्जांपल ऐसे देता हूं कि मान लो एक बंदा है, ये रहा शिप, है ना, और भैया ये रहा मैं, और ये रहा तीसरा बंदा, ये रहा बंदा सी, ये है बंदा ए। इस बंदे ने अपना एक कार्गो मेरे शिप पे लोड कराया, मेरे शिप पे लोड कराया, है ना, मेरे शिप पे लोड करा। तो क्या होगा? इसने क्या रखा? इसने अपने कार्गो का इंश्योरेंस करा रखा है। इस बंदे ने अपने कार्गो का इंश्योरेंस करा रखा है। तो अगर इस कार्गो को अगर कुछ नुकसान होता है तो डायरेक्टली किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इस बंदे पे पड़ेगा। तो ये बंदा उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहेगा फॉर कार्गो के लिए, ठीक है। तो यही चीज यहां पे कह रहा है कि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ द लॉस, ठीक है। इंश्योर्ड कौन हुआ? ये पॉलिसी ले रखा है, है ना, पॉलिसी टेकन, जो बंदा पॉलिसी ले रखा है वो उसको इंश्योर्ड कहा जाता है। मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा किसके? अगर उसके शिप को या उसके सामान को कुछ लॉस होता है डायरेक्टली। नाउ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस द पॉलिसी होल्डर मस्ट हैव द मॉनेटरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच हैज बीन इंश्योर्ड बाय हिम, ठीक है। जो प्रॉपर्टी का, मान लो मेरा ये घर है, इस घर का मैं ऑनर हूं, अगर उस घर को कुछ नुकसान होता है तो इनडायरेक्टली मैं क्या हो जाऊंगा? उस घर के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाऊंगा, ठीक है। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी बट इट शुड एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। तो आप जब पॉलिसी लेते हो उस टाइम पे आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होते हो, बट आपने पॉलिसी ले रखा है, जब आपके घर का लॉस, आपकी प्रॉपर्टी जब लॉस हो जाएगी, इस केस में आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाओगे, ठीक है। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो अंडर मैरीन इंश्योरेंस द फॉलोइंग पर्सन आर डीम्ड टू हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अंडर मरीन इंश्योरेंस के अंदर कुछ इस तरीके ये पर्सन जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाते हैं। लाइक द ऑनर ऑफ शिप हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द शिप, ठीक है। द ऑनर ऑफ कार्गो हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कार्गो गुम होने पे डायरेक्ट इंटरेस्ट किसको मिलेगा? उसके ऑनर को। तो वो ऑनर क्या हो जाएगा? इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो जाएगा। अ क्रेडिटर हु हैव एडवांस्ड मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शिप और कार्गो हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज लोन, है ना। फॉर एग्जांपल आप अपने कार्गो पे लोन ले रखे हो, है ना, कार्गो पे लोन ले रखे, तो वो लोन वाला जो कंपनी है वो बंदा भी तो उस पे कुछ हिस्सेदारी हो गई ना उसकी। तो अगर वो कार्गो को कुछ दिक्कत होता है तो सीधे उस लोन कंपनी पे भी दिक्कत होगा, तो वो लोन कंपनी भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाएगा। थर्ड पार्टी इफ द सब्जेक्ट मैटर लाइक गुड एटसेट्रा आर इंश्योरेंस इन मॉर्टगेज, द मॉर्टगेज हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द फुल वैल्यू, देयरफॉर दे आर मॉर्टगेज हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम ड्यू टू हिम, ठीक है। A trustee holding any property in trust has insurable interest in such property, है ना। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ट्रस्ट हो, ऑनर हो, है ना, और वो प्रॉपर्टी को कुछ लॉस होता है तो आप उसके लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहलाओगे। आई होप आपको इंश्योरेबल इंटरेस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज कितने टाइप के होते हैं? जनरली 7 से 8 टाइप के होते हैं। 1 by 1 जल्दी हम सबके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस नंबर 1 पे आता है स्पेसिफिक वोगेज पॉलिसी, है ना, जिसे वोयाज पॉलिसी भी सही प्रोनाउंसिएशन इसका वोयाज है, ठीक है। मैं बीच बीच में कुछ और बोल दूंगा तो डोंट वरी। तो स्पेसिफिक वोयाज पॉलिसी जो है, इसको जब हम समझते हैं, ये सबसे पहला मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी आता है, ठीक है, स्पेसिफिक वोयाज पॉलिसी। इसका बहुत ये महाभारत लिखा हुआ, हो सकता है आपको पढ़ के समझ में आ भी जाए, और नहीं भी समझ में आया तो मैं बहुत बेसिक में आपको ये समझा रहा हूं। तो वोयाज पॉलिसी क्या होता है? एक जगह से एक वोयज से दूसरे वोयज तक, एक शिपयार्ड से दूसरे शिपयार्ड पे तक, जब तक वो शिप एक जगह से दूसरे जगह तक का इंश्योरेंस कराया जाता है,
ठीक है। वोएज पॉलिसी में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप अपने शिप को महाराष्ट्र से गोवा भेज रहे हो, महाराष्ट्र से गोवा भेज रहे हो, तो अंडर वोएज पॉलिसी, तो वोएज पॉलिसी ये कहता है कि जब आपकी शिप महाराष्ट्र से निकली, ये वोयाज पॉलिसी आप इसके अंडर में आ जाते हो, और जैसे ये शिप गोवा पहुंची आपकी वोयाज पॉलिसी खत्म हो जाती है। तो यहां से लेकर यहां तक इस बीच में आपके शिप के साथ कोई भी घटनाएं घटती हैं, किसी दूसरे से कोलिजन हो जाना, कुछ भी लॉस, किसी तरीके का डैमेज अगर होता है तो वो वोयाज पॉलिसी के अंडर आएगा और उसके अंडर आपको कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, यही है हमारा वोयाज पॉलिसी। ठीक है, यहां पे आप पढ़ सकते हो, दिस इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ पर्टिकुलर वोयाज इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो हम लोग पार्ट इसका जो सेकंड मैरिन पॉलिसी पढ़ेंगे वो टाइम पॉलिसी होगा। ठीक है, बट टाइम ज्यादातर टाइम, उसके बाद एक होता है मिक्स्ड पॉलिसी, वो सब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। बट अभी देखो, वोयाज पॉलिसी में कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है, कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है। ठीक है, आप भले आज मान लो 5 तारीख को आपने 5/4/2022 को लेकर आप महाराष्ट्र से निकले, तो ये वोयाज पॉलिसी आप जब तक गोवा पहुंच नहीं जा सकते हो। चाहे तो आप 6 तारीख को पहुंच जाओ, अगर 6 तारीख को पहुंच जाते हो तो 6 तारीख को ही आपकी ये पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अगर आप 8 तारीख को 8/4/2020 को पहुंचते हो तो 8 तारीख को खत्म होगी। चाहे आप 8/4/2022 में पहुंचो, पता नहीं बीच में कहां लापता थे, 2022 में आप पहुंचे। ठीक है, तो वैसे इतना ज्यादा टाइम गैप नहीं होता है ना। जनरली महाराष्ट्र से गोवा आप जा रहे हो, इसके बीच में 2-4 पोर्ट है। फॉर एग्जांपल आपको 2 दिन, मैक्सिमम 2 दिन लग रहा है ना। तो 2 दिन के अंदर आप अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो यानी कुछ कांड हो गया आपके साथ बीच में, तो वो टीम आपको, इंश्योरेंस कंपनी आपको आके पूरी वेरीफाई करेगी, भाई कहां गुम हो गए आप, है ना। और अगर आप कहीं आप खड़े हो, बच्चे हो, ठीक है, तो आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। एक बार आप गोवा वोयाज पोर्ट पे पहुंचे, आपकी ये इंश्योरेंस हो जाती है खत्म। गोवा एंट्री करने के बाद अब आपके शिप के साथ कुछ भी होता है तो वो वोयाज इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर में नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर यानी सब्जेक्ट ऑनर या ऑनर ऑफ शिप, है ना, वो वोयाज पॉलिसी लेता है जब वो किसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे उसको जाना होता है। इस केस में वो वोयाज पॉलिसी लेता है, और जब वो एक लाइक महाराष्ट्र से गोवा, जब वो पोर्ट अपना महाराष्ट्र से छोड़ता है वहीं से वोयाज पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है, और जब वो गोवा पहुंचता है वहां पे उसकी पॉलिसी एंड हो जाती है। इस बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वोयाज पॉलिसी के तहत उसको कंपनसेशन दी जाएगी। ठीक है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा महाभारत लिखा है, चाहो तो पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है टाइम पॉलिसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र से अपना शिप लेके निकला है और आपको गोवा तक जाना है ना, गोवा तक जाना है, और आपने 2 डेज का आपने वो टाइम पॉलिसी ले रखा है। तो जब आपकी शिप महाराष्ट्र से निकली तो 2 दिन के अंदर गोवा पहुंच जानी चाहिए, और इस बीच में अगर आपके शिप को कुछ नुकसान होता है तो इसकी टाइम पॉलिसी के तहत आपको कंपनसेशन दी जाएगी, है ना। अगर आपकी शिप 2 से 3 दिन हुई तो आपकी पॉलिसी 2 दिन तक, तो आप मान लो आपकी शिप महाराष्ट्र से निकली और आपका 2 दिन यहीं तक पहुंचा, आप अभी गोवा पहुंचे नहीं और 2 दिन यहां पे कंप्लीट हो गया किसी वजह से, तो यहां से लेके यहां तक 2 दिन, यही है टाइम पॉलिसी, यहीं तक टाइम पॉलिसी काम करेगा। उसके बाद आपने यहां से यहां तक पहुंच रहे हो, इस बीच में अगर कुछ होता है तो टाइम पॉलिसी के तहत आप नहीं आओगे, क्योंकि 2 दिन बीत चुका है, आपने पता नहीं बीच में क्या गुल खिला लिए, है ना, वो भैया आप जानो, है ना। 2 दिन की टाइम पॉलिसी ले रखा है, तो 2 दिन के अंदर कुछ भी घटनाएं आपके शिप के साथ ड्यूरिंग ट्रेवलिंग घटती है तो टाइम पॉलिसी के तहत आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। ओके, थर्ड है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी में क्या होता है, यहां पे वोयाज और टाइम पॉलिसी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ज्यादातर जो शिप ऑनर मिक्स्ड पॉलिसी लेते हैं क्योंकि इसमें वोयाज और टाइम दोनों आ जाता है। कैसे, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया कि 2 दिन में किसी वजह से
तूफान आ गया, किसी वजह से 2 दिन आप अपने गोवा डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए, तूफान आ गया, आप अपनी शिप को वहीं कहीं साइड में लगा दिए और 2 दिन आपका खत्म हो गया, तो उसके बाद आप आगे बढ़ रहे हो और फिर से तूफान आके इस बीच में अगर कुछ गोवा पहुंचने से पहले फिर कुछ होता है तो आप टाइम पॉलिसी के आओगे नहीं। तो अगर आपने मिक्स्ड पॉलिसी ले रखा है तो मिक्स्ड पॉलिसी में महाराष्ट्र से गोवा के अंदर, महाराष्ट्र से एक बार निकले है ना, गोवा तक जब पहुंच नहीं तब तक आपका वॉयज पॉलिसी काम करेगा। और आपने इसी में टाइम पॉलिसी भी ले रखा है, तो मान लो 3 डेज महाराष्ट्र से गोवा पहुंचने में 3 दिन लगता है, तो इस बीच अगर कुछ नुकसान होता है 3 दिन के अंदर, महाराष्ट्र से गोवा पहुंचने के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मिक्स्ड पॉलिसी के तहत आपको कंपनसेशन दिया जाएगा। क्लियर हो गया। अगला है वैल्यूड पॉलिसी। इसको समझो क्या होता है। वैलिड पॉलिसीज में क्या होता है, जब एक इंश्योरर दोनों सामने आमने सामने बैठे, एक इंश्योर्ड जो इंश्योरेंस ले रहा है, पॉलिसी सब्जेक्ट मैटर ऑनर ऑफ शिप, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी सामने बैठ के जब इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है, उस टाइम पे उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक वैल्यू पहले ही लिख दी जाती है कि अगर कुछ नुकसान होता है, सब्जेक्ट मैटर पहले ही अपनी वैल्यू बता देता है कि अगर कुछ नुकसान होता है तो भैया मुझे इतना पैसा चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? ठीक है, तो वो बोलता है कि हाँ भैया हम दे पाएंगे। तो उन दोनों की, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उनकी पॉलिसी में पहले ही वैल्यू मेंशन कर दी जाती है। अगर ऐसा कुछ होता है ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, कुछ नुकसान होता है तो हम इतना कंपनसेशन, इस वैल्यू की कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। यही आता है वैल्यूड पॉलिसीज। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन और अनवैल्यूड पॉलिसी। तो देखो इस पॉलिसी में क्या होता है, जैसे ये जो वैल्यू पॉलिसी का अपोजिट है। जैसे वैल्यू पॉलिसी में क्या हो रहा था, पहले ही वैल्यू डिसाइड कर दी जा रही थी, भैया ये नुकसान होगा तो हम इतना पेमेंट करेंगे। अनवैल्यूड पॉलिसी या ओपन पॉलिसी में क्या होता है, वैल्यू डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, वैल्यू मतलब आपकी शिप जब लॉस हो जाएगी, डैमेज होगी, उस डैमेज के दौरान जो नुकसान हुआ है ना, वो नुकसान जितना भी हुआ होगा वो पैसा आपको दिया जाएगा, भले वो कम हो भले वो बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। जब आपकी शिप डैमेज होती है उस टाइम पे जितने कार्गोस होते हैं, जो भी नुकसान होता है तो उसकी कंपनसेशन आपको दिया जाता है। पहले से फिक्स नहीं रहता कि भैया हम इतना ही देंगे, है ना, कम भी हो सकता है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये होता है अनवैल्यूड पॉलिसी। फिर आता है ओपन कवर। ओपन कवर में क्या होता है, देखो दिस पॉलिसी विच इज इश्यूड फॉर द पॉलिसी पीरियड ऑफ 1 ईयर इंडिकेट्स द रेट, terms and condition agreed upon by the insured and insurers to cover the consignment to be import and export। इसमें क्या होता है ओपन कवर पॉलिसी में, इसमें इंश्योर्ड और इंश्योरर आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, एक पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी का जो एजेंट है आमने सामने बैठते हैं और उन दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक ईयर, स्पेसिफिक पीरियड के लिए स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करके उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाता है ना, भैया 1 साल के अंदर अगर हमारी शिप को कुछ नुकसान होता है तो इतना पैसा हमें चाहिए, और इसके साथ साथ ये टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। अगर जैसे 1 साल पार हुआ उसके बाद घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, वो तो अपने हिसाब से आपको कंपनसेशन देगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बाकी डिटेल वगैरह लिखा है, इसके नोट्स वगैरह आपको पीडीएफ होगा पढ़ लेना, अदरवाइज ये नोट्स अपने टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, तो नीचे फॉलो करो हमारे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, नीचे लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम क्लास 10th वाला ही में फॉलो करना, किसी और टेलीग्राम चैनल में मत चले जाना। 11th हमारा क्लास 9th का भी एडोग्राउंड चैनल है, एडोग्राउंड क्लास 11th भी है, एडोग्राउंड क्लास 12th भी है, तो भैया उधर मत चले जाना। 10th में हो तो 10th वाले चैनल में नहीं जाना, है ना। चलिए अगला बात करते हैं, फ्लोटिंग पॉलिसी क्या होती है भाई। यार फ्लोटिंग पॉलिसी जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, अच्छी है। ज्यादातर ये जो मर्चेंट नेवी, मर्चेंट वाले जो होते हैं ना, जो रेगुलरली अपने गुड्स को बार बार तुरंत इधर से उधर करते रहते हैं ना, मर्चेंट वालों के लिए ये फ्लोटिंग पॉलिसी बड़ी अच्छी मानी जाती है। होता क्या है कि इसमें जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो एक 10 लाख रुपए का आपका इंश्योरेंस कर दी, आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कर दिए, एक मान लो, है ना। उसके बाद ये एक फॉर महाराष्ट्र का पोर्ट है और ये गोवा का पोर्ट है। ठीक है, आपने आप 10 लाख का है। अब मान लो कि आपकी फर्स्ट ट्रिप निकली, फर्स्ट ट्रिप आपकी निकली है ना। तो इस फर्स्ट ट्रिप में जो सामान, जो गुड्स रखा है उसका रिस्क मान लो कितना है, 50,000 का, है ना। 50 लाख का मान लेते, 50 लाख रुपए, 10 लाख का तो इंश्योरेंस ही करा रखा है ना भाई। तो
5 लाख रुपए, मान लो 5 लाख का इसमें सामान रख के रिस्क जा रही है, ठीक है। तो ये जब तक अपने यहां से जैसे यहां तक पहुंचा, ये 5 लाख का इसका रिस्क हो गया खत्म, और यहां से ये जो पॉलिसी ले रखा था इसमें से रिड्यूस होकर बच जाएगा 5 लाख का। उसके बाद फिर से ये पोर्ट वापस यहां से निकल रहा है, और इस बार इसके में 2 लाख का ही रिस्क सामान है, तो ये क्या होगा 2 लाख रुपए। फिर जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो 2 लाख रुपए इस पॉलिसी में से फिर से माइनस हो जाएगा, है ना। और ये पॉलिसी तब तक चलती रहेगी जब तक जीरो खत्म ना हो जाती, तब तक ये पॉलिसी। और इस बीच में अगर कुछ नुकसान होता है, फॉर एग्जांपल ये 2 लाख का रिस्क लेकर आप निकले और इस बीच में कुछ नुकसान होता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 लाख का कंपनसेशन देगी, है ना। उसके बाद आप यहां पहुंच गए, वापस से आप मान लो कि कितना हो गया 5, 6, 7, 3 लाख रुपए का 3 लाख रिस्क वाला सामान लेकर आप यहां से निकले, और फिर आप यहां वापस यहां पे पहुंच गए, तो 3 लाख इसमें से फिर माइनस कर दो तो आपका हो गया जीरो, अब बचा जीरो। तो जब तक फ्लोटिंग हो, मतलब एक जैसे है ना, हमने एक हमको मेरे पापा ने 10,000 रुपए दिया, या महीने का मैं कॉलेज लाइफ में गया, मेरे को 5,000 रुपए महीने मिलता है, और उस 5,000 में मैं आज चाउमीन खा लिया 10 रुपए माइनस हो गया, फिर कल मैंने बर्गर खा लिया तो 60 रुपए माइनस हो गया। तो ऐसे करते करते उस 5,000 को जब तक मैं यूज कर पाऊं, है ना, तब तक वो पॉलिसी 5,000 रुपए मेरे पास रहेगा, वो पॉलिसी हमारी रहेगी, ठीक है। यही है हमारा फ्लोटिंग पॉलिसी। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर है वेगरिंग और हॉनर पॉलिसी। देखो यार, इसमें होता क्या है कि देखो ज्यादातर जो भी मैरीन में जितने भी इंश्योरेंस होता है ना, उस इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता ही रहता है, ऑनर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता ही है, कोई भी मरीन इंश्योरेंस हम कराते हैं तो अगर हमने कोई ऐसा इंश्योरेंस मरीन का ले रखा है जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे इंश्योरेंस को हम लोग वेगरिंग या ऑनर पॉलिसी कहा जाता है, ठीक है। बट देखा जाए तो ये इलीगल, इसमें मतलब कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक तरीके से इलीगल होता है। फिर भी कुछ ऐसे जो चोरी कमाल ट्रांसफर है ना, वो ज्यादातर ऐसे वेगरिंग या ऑनर पॉलिसी वाला इंश्योरेंस करा रखते हैं, ठीक है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट अगर पता रहेगा इनका होगा तो भाई ऑनर का पता चल जाएगा ना, और ऑनर का पता चल गया तो भैया ऑनर को झुटकियां पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो ऐसे पॉलिसीज, ऐसे इंश्योरेंस जिसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, ऐसे मैरीन इंश्योरेंस को हम लोग वेगरिंग या ऑनर पॉलिसी कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। और इसको पीपीआई पॉलिसी भी कहा जाता है, पॉलिसी प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट, पीपीआई पॉलिसी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी, ये क्या है भाई यार, जाहिर सी वर्ड समझ के आ रहा है कि भाई हम जो भी पॉलिसी है उसके लिए स्पेशल डिक्लेरेशन फॉर्म भर रहे हैं, है ना। देखो, दिस इज अ फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉलिसी इशूड टू क्लाइंट हुज एनुअल एस्टिमेटेड डिस्पैच जो है, जो एनुअल जो टर्न ओवर है बाय रेल हो, रोड हो, चाहे वाटरवेज हो, एक्सीड 2 करोड़ से ज्यादा चला जाता है, ठीक है। 2 करोड़ से ज्यादा अगर चला जाता है उसके एनुअल जो टर्न ओवर है, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान, चाहे वो रेल से हो रहा हो, चाहे वो सबमरीन से हो, मतलब वाटरवेज के थ्रू हो रहा हो, तो आपको इसके तहत एक डिक्लेरेशन डिस्पैच देना पड़ेगा। डिस्पैच शैल बी मेड एट द पीरियोडिकल इंटरवल तक में, हर एक पीरियोडिक इंटरवल में आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, एंड प्रीमियम उसके अकॉर्डिंग आपके प्रीमियम को एडजस्ट किया जाता है जब तक आपकी पॉलिसी क्या होती है, खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है। व्हेन द पॉलिसी इज इशूड, सम इंश्योर्ड शुड बी, जो है सम इंश्योर्ड जो टोटल अमाउंट जो आपको आफ्टर लॉस मिलेगा वो डिपेंड करता है आपके प्रीवियस ईयर टर्नओवर पे, और इन केस ऑफ फ्रेश प्रपोजल जो बना है उस पे, ठीक है। यही था हमारा स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी। उसके बाद आता है स्पेशल स्टोरेज रिस्क पॉलिसी। दिस इंश्योरेंस इज ग्रांटेड इन कंजक्शन विद एन ओपन पॉलिसी और स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसी। द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी इज टू कवर गुड्स लाइंग एट द रेलवे प्रेमिसेस और कैरीज गोडाउन्स आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसिट कवर अंडर द ओपन और स्पेशल डिक्लेरेशन पॉलिसीज बट पेंडिंग क्लियरेंस बाय द, मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना सामान, एक शिप वाले ने क्या किया, सामान उठाया और दूसरे पोर्ट पे उतार दिया, उसके बाद वो पोर्ट पे सामान रखा हुआ है ना, उसको तुरंत डिस्पैच करके कस्टमर को दे देना चाहिए ना। तो वो 2-3-4 दिन तक रखा ही रहता है, जब तक कोई सुविधा नहीं मिलता है उस सामान को उस जगह से रोड के थ्रू दूसरे कस्टमर तक पहुंचाने का, तब तक वो वहीं पड़ा रहता है। तो भाई बाकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी वो तो यही है भाई, एक जगह से स्टार्ट हुआ दूसरी जगह पे खत्म हो गया। फिर जो वहां पे रख रहे हैं, आप स्टेशन ट्रेन पे जाते हो, स्टेशन पे देखते हो बाहर स्टेशन पे कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, पैक करके सामान रखा हुआ है, अगर वहां से चोरी हो जाता है तो भैया क्या होगा, वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आएगा ही नहीं। तो वो स्पेशल स्टोरेज रिस्क इंश्योरेंस अगर करा रखे हो, जो अंदर लगभग सारे पॉलिसी के अंदर में ये आता है, ठीक है। तो उस दौरान अगर कुछ दिक्कत आती है तो कंपनसेशन आपको मिलेगा। इसके बाद आता है एनुअल पॉलिसी, ठीक है। दिस पॉलिसी इंश्योर्ड बाय 12 मंथ
कवर गुड बिलोंगिंग टू द इंश्योर्ड विच आर नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। तो ये जो पॉलिसी है, एनुअल पॉलिसी, ये सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ के लिए ही ये पॉलिसी आपको मिलती है, जिसमें ये आपकी जो गुड्स हैं उसकी उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसकी ये पॉलिसी रहती है ऑन द जब तक वो सेल नहीं हो जाता। ठीक है, और ये पॉलिसी, दिस पॉलिसी कैन नॉट असाइंड और ट्रांसफर्ड फॉर सच अ पॉलिसी जिसका सम इंश्योर्ड 5,000 से कम है ना। ये एनुअल पॉलिसी बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ ही आती है। ठीक है, 12 मंथ के लिए जनरली रहता है, और ये 5,000 से कम वाली जो पॉलिसी है उसके साथ ये वर्क नहीं करता है। ठीक है, फिर लास्ट है ड्यूटी इंश्योरेंस। तो देखो, कार्गो इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ये क्या हो रहा है, ओके, जब भी कोई कार्गो इंडिया में इंपोर्ट होता है, इज सब्जेक्टेड टू पेमेंट अ कस्टम ड्यूटी, उनको पे करना पड़ता है। सीमा पेमेंट एक जो आते इंडिया के अंडर में आने, एक जो भी पॉलिसी ले रखा है उस पॉलिसी में जैसे जीएसटी पे करते हैं ना, हर सामान के साथ एक जीएसटी पे रहता है, उस तरीके से कस्टम ड्यूटी रहता है। नाउ एज पर द कस्टम एक्ट, दिस ड्यूटी कैन बी इंक्लूड इन द वैल्यू ऑफ द कार्गो इंश्योर्ड अंडर द मैरीन कार्गो पॉलिसी के अंदर जो आपने कार्गो पॉलिसी करा रखा, अपने कार्गो की जो पॉलिसी करा रखा है उसी में इंक्लूड रहता है आपका कस्टम ड्यूटी है ना पॉलिसी। नाउ एज अ सेपरेशन पॉलिसी कैन बी इश्यूड इन विच केस ऑफ ड्यूटी इंश्योरेंस क्लॉसेस इन इनकॉर्पोरेशन इन द पॉलिसी। आप इसको सेपरेटली भी इंश्योरेंस करा सकते हो, सेपरेटली कस्टम ड्यूटी भी करा सकते हो। ठीक है, ओके, फिर आगे वारंटी प्रोवाइड दैट द क्लेम अंडर, अच्छा, जो कस्टम ड्यूटी पॉलिसी के तहत जो आपको कंपनसेशन मिलेगा, ये तब आपको, ये कंपनसेशन तब आपको मिलेगा जब अगर आपको कार्गो इंश्योरेंस, मतलब कार्गो इंश्योरेंस भी करा रखा है, कस्टम ड्यूटी भी उसके साथ जुड़ा है, तो अगर आपको कार्गो का कुछ खराब होता है और कार्गो इंश्योरेंस के तहत आपको कंपनसेशन मिल रहा है, तब भी आपको इसके कस्टम ड्यूटी के तहत भी आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। इसके अलावा किसी भी इंश्योरेंस के साथ अगर कस्टम ड्यूटी जुड़ा हुआ है और उस इंश्योरेंस का कंपनसेशन आपको मिल रहा है, तो आपको कस्टम ड्यूटी का भी कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर टेकिंग मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना होगा, फिर कोटेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी से एक कोटेशन मंगाना होगा, पेमेंट ऑफ प्रीमियम के पेमेंट्स करने होंगे, और जो प्रीमियम हर मंथ या हर 3 मंथ पे जो भी आपका प्रीमियम होगा वो करना, एक कवर नोट और पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस लास्ट में आपके नाम पे इशू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबमिशन ऑफ फॉर्म जब सबमिट होता है तो नेम ऑफ द शिपर और जिसका शिपिंग एजेंसी का जो नाम है, वो जिसका शिप ऑनर है उसका रहेगा, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स टू बी इंश्योर्ड, जो गुड ट्रांसफर हो रहा है उसकी पूरी डिटेल, उसके इंश्योरेंस करा रहा है तो पूरी गुड्स किस क्या ट्रांसफर हो रहा है, क्या कंटेनर के अंदर क्या है, सारी चीजें का डिटेल आपको देना होगा। शुगर है, सीमेंट है, ठीक है, लिक्विड कार्गोज हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जा रहा है, क्या फायर कैच वाली चीजें तो नहीं है, कॉटन है क्या, ये सारी डिटेल आपको देना होगा उस पर। मेथड एंड टाइप ऑफ पैकिंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और डैमेज डिपेंड ऑन द, इस ये फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि आप जो आपकी कार्गो की पैकिंग, क्या ताला बंद की होगी, ताला बस नॉर्मली ऐसे लगाकर भेज रहे हो तो चोरी होगा ही, होता है तो आराम से चोरी हो जाएगा, ताला उला लगा होता है तो बच जाता है ना कम से कम, इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो आप किस तरह की पैकिंग करके आप अपना सामान भेज रहे हो, ये सारी चीजें भी आपको उसमें फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, वोएगेज एंड मोड ऑफ ट्रांजिट जो है कि इंफॉर्मेशन विल बी रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स पे कुछ इंफॉर्मेशन भी चाहिए रहता है। द नेम ऑफ प्लेस, मतलब कहां से आपका कार्गो निकलेगा और कहां पे जाएगा, कितना टाइम लगेगा, है ना, ये सारी डिटेल, कौन से रोड होकर आप जाओगे, ये सारी चीजें दिखाना रहता है। रिस्क कवर रिक्वायर्ड, द रिस्क, कितना रिस्क कवर हो सकता है, कितना आप सामान लेके जा रहे हो, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, ये सारी डिटेल आपको इस सबमिशन फॉर्म में देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोटेशन बाय इंश्योरेंस कंपनी से, लाइक नेचर ऑफ कॉमोडिटी कैसा, नाउ बेस्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज एल, अब आपने जो इंफॉर्मेशन फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन दे रखा है उसके बेस्ड पे आपको जो इंश्योरेंस कंपनी है आपको एक कोटेशंस भेजेगी जिसमें आपको प्रीमियम कितना देना होगा, क्या पैक होगा, ये सारी डिटेल होगा। तो इसमें नेचर ऑफ कॉमोडिटी डिपेंड करता है, मेथड ऑफ पैकिंग, द वेसल्स कितने हैं, टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीजें रहती है। ठीक है, फिर पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर आप उस कोटेशन को एक्सेप्ट करते हो, उस प्रीमियम रेट जो वगैरह कंपनी आपको कोटेशन में दे रखी है उसको एक्सेप्ट करते हो, तो उसके तहत आपको आपके प्रीमियम देने होंगे, एंड द कंसर्न्ड पर्सन विल मेक द पेमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी, द पेमेंट कैन बी मेड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस पे आपको पेमेंट देना रहता है। ठीक है, नाउ लास्ट है इश्यूज ऑफ कवर नोट पॉलिसी। अब भैया जो भी चीजें हैं
आप क्या बात से ही मुंह से बोल दिया आप मान लो? नहीं भैया, कवर नोट होना चाहिए। और एक मैरीन पॉलिसी भी आपको वो इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर जो प्रीमियम पे कर दोगे तो आपको पूरी की पूरी डिटेल प्रोवाइड करेगी। कवर नोट में क्या होता है? अ कवर नोट इज अ डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग कवर प्रोविजनली पेंडिंग एंड द इशू ऑफ रेगुलर पॉलिसीज। इट हैपन फ्रीक्वेंटली दैट ऑल द डिटेल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग अ पॉलिसी आर नॉट अवेलेबल, है ना। फॉर इंस्टेंस द नेम ऑफ द स्टीमर, द नंबर, डेट ऑफ रेलवे रिसिप्ट, द नंबर ऑफ पैकेज इन्वॉल्व इन ट्रांजिट में नॉट नो बी नोन। ठीक है, इस तहत एक कवर नोट प्रोवाइड किया जाता है। भैया इस बंदे को इतना इतना, मतलब पूरी डिटेल इसमें नहीं लिखी रहती, बट इतनी डिटेल लिखी रहती है कि भाई ठीक है। इसके अलावा आपको टर्म्स एंड कंडीशन की पूरी डिटेल दी जाती है मरीन पॉलिसी के तहत। दिस इज अ डॉक्यूमेंट होता है विच इज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका एक डॉक्यूमेंटली एविडेंस होता है जिसमें सारी चीजें लिखता है कि कितने का कवर वो देगा। आपका 10 लाख का कार्गो जा रहा है, नुकसान होगा तो हम इतना प्रोवाइड करेंगे, इसके तहत आप इतना प्रीमियम दे रहे हो, है ना। ये केस में हम नुकसान देंगे, ये केस में हम नुकसान नहीं देंगे। ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स में आपके लिखे होंगे। ठीक है, तो यही था हमारा ओवरऑल मरीन इंश्योरेंस एंड मरीन पॉलिसी। इसके अलावा भी चैप्टर में अभी बहुत सारी चीजें बचा हुआ है, लाइक हेल्थ, मोटर व्हीकल हेल्थ, थेफ्ट वगैरह काफी सारी चीजें बची है जो मुझे लग रहा है बड़ा मुश्किल है कि इस वीडियो में कंप्लीट कर पाए। सो यार पार्ट 3 का इंतजार करो। पार्ट 3 में इस चैप्टर के थर्ड पार्ट हम लेकर आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, चैप्टर काफी बड़ा है ना। तो मैं 30 मिनट्स के अलग अलग वीडियोस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में लेकर आऊंगा, जिससे आपकी चीजें इजीली क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो डोंट वरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।